हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इस नए सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो है हमारा शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। एसएससी में हर साल इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अभी तक जो भी हमारे एसएफडी एंड बीएमडी से 2004 से लेकर अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस मेंस में आए हुए हैं, है ना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इससे 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आता है, 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस जो हैं हम सारे के सारे सॉल्व कर लेंगे। लास्ट तक बने रहिए, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, कुछ पॉइंट्स है जो हम देख लेते हैं। वैसे आप सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप जानते हैं, फिर भी मैं सिर्फ थोड़ी सा इनको रिवाइज कर देता हूँ, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर कि यदि हम देखेंगे कि यदि हमको किसी भी स्ट्रक्चर को सॉल्व करना, तो किसी भी स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है या इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में हम कैसे पता करेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो कोई भी स्ट्रक्चर जो होगा हमारे पास, यदि उस पर जो अननोन फोर्सेस है ना, अननोन फोर्सेस जो भी उसके पास रहेंगे, यदि वो अननोन फोर्सेस इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, है ना, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा होंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, है ना। और यदि हमारे अननोन फोर्सेस जो है हमारे किसी भी स्ट्रक्चर में, यदि वो हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बराबर हैं या उससे कम है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती है ना। बेसिकली यदि बात करें इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि यदि हमारा कोई स्ट्रक्चर है, यदि इस पोजीशन पर रखा हुआ है तो हमारा ये स्ट्रक्चर क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम पे है, मतलब इस पे किसी प्रकार का कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे हम यदि बात करते हैं ये हमारा स्ट्रक्चर है, यदि अपनी पोजीशन में फिक्स है, मतलब हमारा स्ट्रक्चर क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। यदि मैं इस पर फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन पर, यदि मैं इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं और ये कुछ इस तरीके से हो जाए, है ना, मतलब अपनी पोजीशन से ये हट जाएगा, मतलब इस पर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है ना, तो ये अपनी पोजीशन से हट जाएगा। ठीक है। और जब ये पोजीशन से हट जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे नहीं है। या दूसरी चीज ये हो सकती है कि यदि इस स्ट्रक्चर पे मैं इस डायरेक्शन से लोड लगा दूं कुछ इस तरीके से, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां आ जाएगा ये स्ट्रक्चर हमारा, है ना। अब यदि मैं इस स्ट्रक्चर को इस साइड से भी लोड लगा दूं सेम अमाउंट का, तो हमारा ये अभी भी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे हो जाएगा। मतलब मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक तो इस डायरेक्शन पर लोड लगाया मैंने और एक इस डायरेक्शन पर सेम अमाउंट का, मतलब यहां से मैंने 5 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया और यहां से 5 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया, तो भी अभी भी हमारा स्ट्रक्चर क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है। यदि यहां से मैंने 2 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया और यहां से भी 2 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया, तो भी हमारा स्ट्रक्चर क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे। तो बस हमको बेसिकली सिर्फ ये समझना है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारे पास 3 होती हैं 2D के केस में, है ना। तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, समेशन Fx इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो जाएगी, जैसे यदि मैं बात करूं तो ये इस डायरेक्शन पे, तो मैंने इस डायरेक्शन पे ले लिया इसको +5 और इसको इस डायरेक्शन पे ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पे हो जाएगा, है ना। तो 3 इक्वेशंस होती है हमारे पास इक्विलिब्रियम की 2D के केस में, समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0 और मोमेंट जेड डायरेक्शन पे जो हमारा मूवमेंट होता है, यदि उसका समेशन यदि हम करें तो वो हमारा 0 होता है। अब इसमें हमको ये याद रखना है कि किस डायरेक्शन पे हमको इसको पॉजिटिव लेना है और किस डायरेक्शन पे हमको इसको नेगेटिव लेना है। तो यदि इसकी डायरेक्शन हमारी कुछ इस तरीके से है तो ये कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स यदि हमारी इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। यदि इसके अपोजिट कुछ इस तरीके से हमारी डायरेक्शन होगी फोर्स की, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे यदि हम बात करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन पे हमारा जो वर्टिकल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और डाउनवर्ड कंडीशन पे हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे यदि हम मूवमेंट की बात करें तो यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करते हैं तो हमारा जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनाते हैं तो उसमें हम साइन कन्वेंशन किस तरीके से लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमारा कि यदि हमारा फोर्स राइट हैंड साइड में फोर्स हमारा अपवर्ड है और लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम बात करते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे है और राइट साइड में हमारा जो फोर्स है वो डाउनवर्ड साइड में है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव शेयर। इसका जस्ट अपोजिट यदि लेफ्ट में बात करते हैं, लेफ्ट में हमारा फोर्स डाउनवर्ड है और राइट में हमारा फोर्स क्या है, अपवर्ड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर फोर्स कैसा है हमारा, नेगेटिव। यदि हमारी किसी बीम पर लोड आने के कारण उस पर जो बेंडिंग होगी, बेंडिंग के कारण यदि वो कुछ इस तरीके से उसका सेक इस तरीके से बनता है, कहने का मतलब ये है कि यदि वो सैग कर रहा है तो सैगिंग में हम क्या लेंगे, मूवमेंट को पॉजिटिव लेंगे और यदि हॉगिंग होगी तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये चीज क्लियर है, साइन कन्वेंशन क्लियर है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि हमारा जो रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है ना। तो आपको पता है
जो हमारा बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, शेयर फोर्स के बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कि बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप है किसके बराबर होता है, शेयर फोर्स के बराबर होता है। यदि इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करें आगे तो ये हमारा हो जाएगा dm इक्वल टू v इंटू dx। यदि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं मतलब हमारे पास यदि कोई बीम है तो बीम का हमने सेक्शन 1 ले लिया और सेक्शन 2 ले लिया, तो सेक्शन 1 मतलब यहां पर मोमेंट और यहां पर मोमेंट, तो उसी का बात करें कि यहां से यहां तक मोमेंट में कितना चेंज हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं m2 m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास सेक्शन 1 से लेकर 2 तक इसका इंटीग्रेशन, इस पर शेयर फोर्स का हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इसके रिस्पेक्ट में। तो ये जो m2 m1 है ये क्या है हमारा चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। तो यहां से लेकर यहां तक कितना बेंडिंग मोमेंट चेंज हुआ वो ये किसके बराबर होता है, तो इस सेक्शन 1 से लेकर 2 के बीच में जो भी शेयर फोर्स का एरिया होगा वो किसके बराबर आएगा, चेंज इन मोमेंट के बराबर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि समझ में नहीं आया तो क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेम ऐसे यदि हम बात करते हैं लोड इंटेंसिटी और शेयर फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो लोड इंटेंसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, शेयर फोर्स के स्लोप के बराबर। ठीक है, तो जैसे हमने अभी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 लिया था, कोई भी स्ट्रक्चर में मान लो कोई बीम है हमारे पास, मतलब ये हमारे पास बीम है, इस बीम का ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है, तो इस पे जो भी लोड लगेगा, इसकी जो भी लोड इंटेंसिटी रहेगी, ये लोड इंटेंसिटी किसके बराबर होगी हमारी, जो हमारा शेयर फोर्स का जो स्लोप है उसके बराबर। और v2 v1 मतलब कितना यहाँ पे सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2 के बीच में शेयर फोर्स में कितना चेंजेस आ रहा है वो किसके बराबर है, जो भी लोड इंटेंसिटी, ये लोड इंटेंसिटी का जो भी एरिया रहने वाला है इस सेक्शन 1 से 2 के बीच में, है ना, उसके बराबर हमारा क्या आएगा, शेयर फोर्स आएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि यदि हमारा लोड इंटेंसिटी यदि हमारी अपवर्ड डायरेक्शन पे, कहने का मतलब ये है कि यदि लोड इंटेंसिटी हमारी कुछ इस तरीके से है ना, डाउनवर्ड है, यदि लोड इंटेंसिटी हमारी डाउनवर्ड है तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और यदि लोड इंटेंसिटी हमारी अपवर्ड डायरेक्शन पे है, अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन पे है लोड इंटेंसिटी, तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ पॉइंट लोड ऑन शेयर फोर्स डायग्राम। तो पॉइंट लोड का शेयर फोर्स डायग्राम में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पॉइंट लोड यदि अपवर्ड डायरेक्शन पे है तो शेयर फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, जितना वैल्यू हमारी पॉइंट लोड की होगी उसी अमाउंट से, है ना। यदि हमारा पॉइंट लोड डाउनवर्ड कंडीशन पे है तो उस कंडीशन पे हमारा शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा सेम अमाउंट से, मतलब जितनी हमारी पॉइंट लोड की वैल्यू है उसी अमाउंट से। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ कपल ऑन बेंडिंग मोमेंट, है ना, तो कपल का बेंडिंग मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको देख लेते हैं। यदि क्लॉकवाइज कपल है हमारा, है ना, यदि क्लॉकवाइज कपल है तो बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज कपल है तो बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जितना वैल्यू हमारे मोमेंट की होगी उसी अमाउंट से हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होगा बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्सर क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्सर क्या कहलाता है कि वो पॉइंट जहां पे हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या कर दे, साइन चेंज कर दे, है ना। बेंडिंग मोमेंट का साइन जो है, जहां पर चेंजेस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का साइन जहां पर चेंज हो जाता है वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्सर कहलाता है। या बोल सकते हैं जहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो, है ना, या बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्सर में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जहां पर भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी वो हमारा पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्सर ही कहलाएगा, है ना। मैंने क्या बोला कि पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्सर में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी वहां पर वो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्सर ही कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है कि जहां पर that point at which deflected shape of the structure, जो हमारा किसी भी कोई भी मेंबर है या स्ट्रक्चर है जो उसका डिफ्लेक्टेड शेप होता है, यदि वो अपना कर्वेचर चेंज कर दे, है ना, जिस पॉइंट वो अपना कर्वेचर चेंज करता है, जैसे यदि ये बात करते हैं हमारा कुछ इस तरीके से कर्व था हमारा और फिर आगे हमारा कर्व कुछ इस तरीके से हो गया, सैगिंग आ गई यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट है हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या हो रही है, ये हमारी क्या है, हॉगिंग, और ये क्या है हमारी सैगिंग। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहला जाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहला जाएगा। यहाँ तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप कॉन्सेप्ट। तो स्लोप कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ते हैं, स्लोप कॉन्सेप्ट को हमने पहले भी देखा है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएफडी पीएमडी के लिए। तो यदि हम बात करते हैं पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप, तो यदि हमारा स्लोप कुछ इस तरीके से होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव है, और ये क्या हमारा नेगेटिव है, और स्लोप हमारा कैसा है, कांस्टेंट है ना। यदि इसकी बात करते हैं तो हमारा स्लोप क्या है, नेगेटिव, नीचे की साइड जा रहा है, तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट अभी भी है, अभी भी ये क्या हमारा कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप। तो पॉजिटिव और इंक्रीजिंग स्लोप कुछ इस तरीके से हमारा ये इंक्रीज कर रहा है वैल्यू को, है ना, तो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप। अब ये इंक्रीजिंग स्लोप किस तरीके से हमारा अभी डिस्कस करेंगे। ये यदि इसकी बात करते हैं हमारा ये क्या है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, ये स्लोप हमको याद रखने हैं, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, पॉजिटिव एंड
डिक्रीजिंग स्लोप। तो यहाँ पर वैल्यू जो थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग स्लोप हो जाएगी। यदि यहाँ पर देखते तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। यदि यहाँ पर बात करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कर्व हमारा बढ़ता हुआ दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो कर्व हमारा बढ़ता हुआ दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू, यहाँ पर थीटा जो है, यदि इस वाले पॉइंट पर बात करते हैं, 2 पॉइंट यदि इस कर्व में कहीं पे भी ले लें तो यहाँ पर जो थीटा है, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर कम होगी, और यहाँ पर यदि थीटा की वैल्यू को देखेंगे तो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप है। इसके जस्ट अपोजिट में यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव तो है, लेकिन यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो ज्यादा मिलने वाली है, और यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो कम मिलेगी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग स्लोप हो जाएगा। ऐसे यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये वैल्यू भी नीचे आ रही है और ये जो कर्व हमारे नीचे आ रहा है, तो इस तरीके से वैल्यू जो हो जाएगी ये नेगेटिव हो जाएगी और ये भी नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, इसलिए क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग स्लोप हो जाएगा। और यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू वो डिक्रीज करेगी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग स्लोप हो जाएगा। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव स्लोप है, ये भी हमारा पॉजिटिव स्लोप है, ये भी हमारा पॉजिटिव स्लोप है और ये भी हमारा पॉजिटिव स्लोप है ना। और ये क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीजिंग स्लोप है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग स्लोप। कैसे, मैंने ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप, ये दोनों स्लोप यहाँ पे रखा, ये कुछ इस तरीके से। अब ये किस तरीके से वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो इसको देख लेते हैं। यदि इस पे यदि हम कहीं पे 2 पॉइंट ले लें, जैसे यदि एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, जैसे यदि यहाँ पर बात करते हैं इस पर, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है ना। तो थीटा के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस पर टेंजेंट डालनी पड़ती, तो हमने कुछ इस तरीके से इसमें ये टेंजेंट डाल दी, यहाँ पर ये टेंजेंट डाल दी। और इसका यदि हम स्लोप देखें, ये है वैल्यू थीटा और ये है वैल्यू थीटा, इसको मैं थीटा 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं थीटा 2 नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि थीटा 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ज्यादा है थीटा 2 से, तो यहाँ पर वैल्यू ज्यादा थी, यहाँ पर जैसे जैसे कर्व हमारा बढ़ा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमारी कम होगी, इसलिए क्या है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप है। ऐसे यदि यहाँ पर बात करें तो ये टेंजेंट डाली हमने और ये टेंजेंट डाली हमने इन दोनों पॉइंट पर, और उसके बाद हमने इसका स्लोप देखा। तो यदि यहाँ पर बात करेंगे तो ये वैल्यू है थीटा 1 और ये वाली वैल्यू है थीटा 2। यदि यहाँ पर देखा तो थीटा 2 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है थीटा 1 से, है ना। थीटा 2 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है थीटा 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग स्लोप। और यहाँ पर जो थीटा 2 की वैल्यू थी वो कम थी, इसलिए क्या है, हमारा डिक्रीजिंग स्लोप है। यहाँ तक की चीज क्लियर है, ओके। ऐसे ही अब यदि हम इन दोनों स्लोप की बात करें तो इन दोनों स्लोप के लिए यदि हम देखेंगे हमारे क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने के कारण इनको कहां करेंगे, नीचे साइड आएंगे स्लोप, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से स्लोप आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाली एक्सिस की क्या है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव एक्सिस है ना। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। अब ये डिक्रीजिंग स्लोप कैसे हो जाएगा और ये इंक्रीजिंग स्लोप कैसे हो जाएगा, इंक्रीजिंग स्लोप कैसे हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको इस पर 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है हमारा। ऐसे इस पर भी हमने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, इस पर हमने टेंजेंट डाली, कुछ इस तरीके से इस पर टेंजेंट डाली, कुछ इस तरीके से इस पर टेंजेंट डाली। ऐसे ही यदि हमने इस पर यहाँ से टेंजेंट डाली और इस पर यहाँ से टेंजेंट डाली, तो ये टेंजेंट हमने जब डाली तो इसका हम यदि स्लोप देखें, ये स्लोप है और एक ये स्लोप है, ये हमारा थीटा 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, थीटा 2। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि थीटा 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, कम है, थीटा 2 की वैल्यू ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीजिंग स्लोप हो जाएगा, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप हो जाएगा। ऐसे यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये थीटा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा 2। तो यहाँ पर हमको देख के समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ये वैल्यू क्या होती जाएगी हमारी, यहाँ पर जो स्लोप है ये ज्यादा आएगा, जैसे जैसे हम ये स्लोप हमारा कुछ इस तरीके से होता जाएगा तो हमारी जो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी। तो हम बोल सकते हैं थीटा 1 यहाँ पर क्या हमारा ज्यादा है थीटा 2 से, है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है तो नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, और ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ हॉरिजॉन्टल बीम ABC of total length 5 meter is simply supported over the span AB, length 4 meter and overhang BC, length 1 meter. As shown in figure, the beam carries a concentrated load of 50 kN at midpoint of span AB and UDL of 40 kN per meter over the overhanging portion BC. Draw the shear force and bending moment diagram. Also indicate the value of significant point. Significant point मतलब हमको बोल रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बताने के लिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है,
शेयर फोर्स डायग्राम बनाने को बोला है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने को बोला है। डायग्राम हमको क्वेश्चन पर गिवन है। ये क्वेश्चन हमारा 2004 पे 15 मार्क्स से आया हुआ था, है ना। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लें क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास ए से लेकर बी तक 4 मीटर का डिस्टेंस है, बीच में इसके मिड पे एक पॉइंट लोड लगा है जिसकी वैल्यू है 50 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये है 2 मीटर, ये डिस्टेंस भी हमारी 2 मीटर और ये डिस्टेंस है हमारे पास 1 मीटर, जिसपे कि हमारा क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। और यूडीएल की जो वैल्यू है वो क्या है, लोड इंटेंसिटी की वैल्यू है 40 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम इस पे सबसे पहले बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना है, हमको रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम पे हमको क्या करना है, सारे के सारे फोर्सेस को शो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी। और रिएक्शंस निकालने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती है हमारी, भाई जो अभी स्टार्टिंग में बताया था मैंने, fx = 0, fy = 0 और mz = 0, है ना। तो हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, रिएक्शंस निकालेंगे। और रिएक्शंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हम रिएक्शंस फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शंस निकालने के लिए हमने क्या लगाया, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाया। इक्विलिब्रियम इक्वेशन पे समेशन fx = 0। अब इस बीम पे कहीं पे हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं, इस तो हमारे इस इक्वेशंस का कोई काम नहीं होना अभी, है ना। नेक्स्ट हमारे पास समेशन fy = 0। तो fy = 0 मतलब जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्टिकल फोर्सेस हमारे पास क्या क्या है, इस पर नाम दे देते हैं। ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है और ये हमारा क्या है, d पॉइंट है। तो जितने भी हमारे वर्टिकल फोर्सेस है, अब वर्टिकल फोर्स में यदि बात करें, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले फोर्स क्या है, ये हो जाएगा, इसको मैंने नाम दे दिया आर ए और ये हो जाएगा आर बी। तो ये हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको हमने लिख दिया आर ए प्लस आर बी, है ना। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी आ रहे हैं, है ना, वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो नेगेटिव हो जाएंगे तो इक्वल की उस साइड लिख दे रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 50 प्लस ये भी हमारा आ रहा है, ये हो जाएगा 40 × 1, क्योंकि ये क्या है, यूडीएल, तो इसको लोड में कन्वर्ट कर लिया तो 40 × 1 हो जाएगा ये। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये है, दूसरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये है और तीसरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है हमारी, mz = 0। तो हम यहाँ पर z किसके अबाउट में मूवमेंट को 0 कर लेते हैं, यहाँ पर a के अबाउट में मूवमेंट को 0 कर लेते हैं। तो a के अबाउट में जब हम मूवमेंट को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे यदि मूवमेंट आ रहा है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि मूवमेंट आ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो ये सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आने वाला मूवमेंट कौन कौन सा है। 50 मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो 50 इनटू डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर प्लस क्या हो जाएगा हमारा 40 × 1, ये हो गया हमारा लोड इनटू किस डिस्टेंस पे ये अप्लाई होगा हमारा ये पॉइंट लोड, ये बन जाएगा हमारी इस डिस्टेंस पे हाफ में, है ना, मतलब इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 2 और 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो फोर्स है हमारा ये कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जाने के कारण क्या हो जाएगा माइनस आर बी इंटू कितनी डिस्टेंस पे है 2 + 2, तो ये क्या जाएगा हमारे पास 4 = 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 40 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 4.5 माइनस इक्वल के साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 × आरबी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 180 = 4 आरबी। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 280 / 4 आरबी। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, आरबी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, आरबी = हो जाएगा हमारे पास 70। इस Rb की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 पर पुट कर देंगे तो हमको Ra की वैल्यू मिल जाएगी। तो Ra की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 - 70, तो ये हो जाएगी वैल्यू 20 किलो न्यूटन, है ना। सारी की सारी वैल्यू किस पे है, किलो न्यूटन पे है, तो वैल्यू हो जाएगी किलो न्यूटन।
अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जिसपे हमने आर ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 और आर बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 70। ठीक है, उसके बाद इसका जो लोड लगे हैं वापस से वो लोड लगा देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 50, ये यहाँ पे लगा हुआ यूडीएल हो जाएगा 40 किलोमीटर पर मीटर, रेजिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर एंड 2 मीटर। अब सेकेंड काम है हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बनाना। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए से पहले हम क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे एरिया, लोड इंटेंसिटी, पॉइंट लोड जहां पर लगेगा तो उसका जो एरिया होगा वो निग्लिजिबल होता, तो वो एरिया को तो हम लेंगे नहीं, लेकिन लोड इंटेंसिटी का जो एरिया है उसको हम कंसीडर करेंगे और लिखेंगे हम यहाँ पर स्लोप, है ना। तो यदि हम बात करें, क्योंकि हमको ये पता है, ये मैंने क्यों लिखा शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि जो लोड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है शेयर फोर्स का स्लोप, या शेयर फोर्स का जो स्लोप है वही हमारा क्या कहलाता है लोड इंटेंसिटी कहलाता है। यहां से यदि हम देखें तो V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या आया था, ये वैल्यू आई थी, है ना, ये हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। अब यदि हमको शेयर फोर्स निकालना तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये क्या था हमारा लोड इन सेक्शन 1 से सेक्शन 2 के बीच में जो भी हमारा लोड इंटेंसिटी का एरिया है वही हमारा किसके बराबर होगा, चेंज इन शेयर फोर्स के बराबर होगा। तो हमको लोड इंटेंसिटी का एरिया चाहिए। अब यदि यहां पर बात करें तो यहां पर तो कोई लोड है ही नहीं है, तो यहां पर एरिया की वैल्यू कुछ नहीं होगी, यहां पर एरिया की वैल्यू कुछ नहीं होगी, लेकिन यहां पर जो एरिया की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लोड इंटेंसिटी का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 इंटू 1, है ना। अब ये बताया था कि यदि हमारा लोड इंटेंसिटी यदि नीचे साइड यदि हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है तो क्या आएगी वैल्यू, नेगेटिव आएगी। यदि हमारा लोड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है यदि वो हमारा अपवर्ड है तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन इस जगह पर यदि हम इस क्वेश्चन पे देखें तो लोड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन हो गया हमारा डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड होने के कारण ये वैल्यू क्या हो जाएगी -40 इंटू 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी -40। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे, ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप। तो यहां पर तो कोई स्लोप नहीं है, यहां पर भी कोई स्लोप नहीं है, और यहां पर यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव एंड कैसा है, लोड इंटेंसिटी। यदि यूडीएल की बात करें तो लोड इंटेंसिटी इसमें कुछ इस तरीके से होती है ना, ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ। तो क्या है लोड इंटेंसिटी, कांस्टेंट है, यहां से लेकर इस सेक्शन से लेकर इस सेक्शन तक, मतलब बी से लेकर सी तक, ये बी है ये सी है, बी से लेकर सी तक इसका जो लोड इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट है। तो नेगेटिव और क्या है हमारा ये कांस्टेंट। ठीक है, ये समझाने के लिए सिर्फ बनाया, बाकी आपको सीधे सीधे से करते जाना। अब हम बनाते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए शेयर फोर्स डायग्राम, तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमको पता है साइन कन्वेंशन पर ये हमारा क्या है पॉजिटिव शेयर फोर्स, और ये हमारे पास क्या है, ये क्या होता है नेगेटिव शेयर फोर्स। अब यदि हम बात करें इस जगह पर तो यहाँ पर ये RA20 ये अपवर्ड डायरेक्शन पे है, तो हमारा जो डायग्राम है ये कैसा जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 20, तो RA की वैल्यू हमारी ये बन गई 20, ये हो गई हमारी वैल्यू 20। अब यदि हम बात करते हैं यहां से लेकर ए से लेकर डी पॉइंट तक, या ए से लेकर डी पॉइंट तक हमारे पास कोई भी लोड नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, जीरो स्लोप, कोई स्लोप तो है ही नहीं यहां पर, तो ये हो जाएगा जीरो स्लोप। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखते हैं तो 50 जो है 50 किलोन्यूटन का लोड या पॉइंट लोड जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो नीचे मतलब डाउनवर्ड साइड में लग रहा है, तो डाउनवर्ड साइड में लगने के कारण शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर वैल्यू कितनी है 20 है, और ये जो 50 है 50 डाउनवर्ड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा -50, तो ये कितना हो जाएगा -30, तो ये -30 मतलब ये 30 कहां पे आ जाएगा, ये यहां कहीं पे आ जाएगा। तो इसको हम बना देते हैं, ये वैल्यू होगी हमारी -30, सेम अमाउंट से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया शेयर फोर्स। ठीक है, अब यहां से यहां तक कोई लोड नहीं है तो जीरो स्लोप हो जाएगा।
ठीक है। अब यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आरबी की वैल्यू कितनी है हमारी 70 है ना। तो ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन पे है। ये वैल्यू हमारी क्या है 30 और -30, और ये वैल्यू क्या हमारे पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड क्या है ऊपर साइड 70 जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू हो जाएगी +40। तो वैल्यू +40 कहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ कहीं पे आ जाएगी, ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देते हैं, ये हो जाएगा +40। अब यदि यहां पर देखें तो यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है, बीसी स्पान पे वैल्यू कितनी आ रही है -40, और -40 वैल्यू आने के कारण ये +40, और यहां पर वैल्यू आ रही है -40, तो 40 -40 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 के बाद अब यहां पर देखना पड़ेगा कि यहां पर स्लोप कैसा आएगा, क्योंकि यहां पर तो कोई स्लोप ही नहीं थे, तो ये सीधे सीधे जीरो स्लोप ही कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। अभी मैंने बात की थी नेगेटिव और कांस्टेंट स्लोप कुछ कैसा जाता है हमारा, कुछ इस तरीके से होता है ना। नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप हमारा इस तरीके से होता है, तो उसी के हिसाब से हम इसको बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप आके ये यहाँ पर ये ज्वाइन हो जाएगा। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया, शेयर फोर्स डायग्राम समझ पे आ गया होगा, है ना। ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव, ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव, और ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव। अब हमको बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले फिर से हम दो कॉलम बनाएंगे, जहां पर हम लिखेंगे एरिया और स्लोप, एरिया एंड स्लोप। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे ये वैल्यू है पॉजिटिव, तो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है बेंडिंग मोमेंट कैसे मिलता है हमको, dm/dm, बेंडिंग dm/dx इक्वल टू क्या हमारा शेयर फोर्स, है ना। इसको हम लिख सकते हैं dm इक्वल टू v dx। अब सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2 तक की यदि हम बात करें, सेक्शन 1 ये है, सेक्शन 2 ये है, तो m2 m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक्शन 1 से लेकर 2 तक का, इसका क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ये क्या होता है चेंज इन मोमेंट इन सेक्शन 1 टू सेक्शन 2, और ये क्या होता है शेयर फोर्स का सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2 के बीच में जो शेयर फोर्स डायग्राम है उसका एरिया जो है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट के बराबर। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पर क्या करेंगे, शेयर फोर्स जो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम है उसके बीच का एरिया देख लेंगे, और एरिया के हिसाब से क्या मिल जाएगा हमको, बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर देखें ये वैल्यू पॉजिटिव में, तो 20 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी +40। यहाँ पर यदि वैल्यू देखें तो ये क्या है वैल्यू माइनस नेगेटिव है 30 इंटू ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस कितनी है 2, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी -60। अब यहाँ पर यदि एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा 1/2, पॉजिटिव है ऊपर साइड है, इंटू वैल्यू कितनी है 40 इंटू डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर की, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 20। स्लोप की यदि हम बात करेंगे तो स्लोप कैसा हमारा इसका पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, इसका स्लोप कैसा है नेगेटिव एंड कांस्टेंट, इसका स्लोप कैसा है, यदि यहां पर देखें तो ये पॉजिटिव स्लोप है, और ये किस तरीके से हो रहा है, यहां पर वैल्यू 40 है और यहां पर वैल्यू 0, तो 40 से वैल्यू 0 जा रही है, तो वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम क्या बना लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से बन जाएगा हमारा, सबसे पहले यदि हम देखें तो इस पॉइंट में तो बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या है सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, है ना। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो वैल्यू कितनी है हमारी +40 मतलब +40 यहाँ कहीं पे होगा, अंदाजे से बना रहा है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 40, और प्लस है इसलिए डायग्राम कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है। अच्छा पॉजिटिव आने का इसका स्लोप कैसा आएगा, तो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो हमने पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप देखा था, पॉजिटिव और कांस्टेंट स्लोप किस तरीके से था, इस तरीके से था, तो क्या हो जाएगा ये डायरेक्ट इसको हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ये वैल्यू कितनी है हमारी डी से लेकर बी का स्पान जो है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं बीडी स्पान पे, तो बीडी स्पान पे जो वैल्यू है कितनी है हमारी -60। अब ये वैल्यू हमारी +40 है और -60, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 - 60, तो वैल्यू हो जाएगी -20 मतलब इस बेस लाइन के नीचे आ जाएगा 20 है ना, तो ये वैल्यू हमारी 20। अब यहाँ पर स्लोप कैसा जाएगा, तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप, तो नेगेटिव और कांस्टेंट स्लोप किस तरीके से होता है हमारा, कुछ इस तरीके से होता है, तो ये चली जाएगी वैल्यू नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप की वैल्यू ये हो गई,
ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर है? ओके, नेक्स्ट यदि हम देखते हैं, अब वैल्यू कितनी हमारी, ये -20 और यहाँ पर वैल्यू है +20, तो -20 और +20 क्या हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास पॉजिटिव एंड स्लोप कैसा है इसका, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। तो पॉजिटिव और डिक्रीजिंग स्लोप हमारे पास किस, कुछ अभी मैंने बताया था किस तरीके से बनता है, ये कुछ इस तरीके से होता है ना। स्लोप की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे यदि हम यहाँ पर बात करें, ये वाला पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू वो ज्यादा आएगी, जबकि यहाँ पर यदि टेंजेंट डालेंगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कम आएगी। तो पॉजिटिव और डिक्रीजिंग स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके से बनेगा स्लोप। तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव एंड, यहाँ पर कर्व है ये, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। तो ये बन गया हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अब यहां पर हमसे एक पॉइंट के बारे में पूछा है, आल्सो इंडिकेट वैल्यू एट सिग्निफिकेंट पॉइंट। तो सिग्निफिकेंट पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाए हमारी, 0 हो जाए, जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करे। दूसरी चीज, तो बेंडिंग मोमेंट का यहाँ पर यदि साइन देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो साइन है ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर इसने अपना साइन, पॉजिटिव साइन यहाँ पर इसने अपना चेंज कर दिया, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ए से कितनी डिस्टेंस पे है, या बात करें सी से कितनी डिस्टेंस पे है, या बी से कितनी डिस्टेंस पे है, तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा लीनियर है। तो लीनियर है तो हमने क्या मान लिया, ये हमारा क्या है, ये x, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, x है, और ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 2 - x। इस x को निकाल लेते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 डिवाइड बाय 2 - x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 डिवाइड बाय x। इसको कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 2 - x, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, मतलब x हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.66। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 0.66। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 - 0.66, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.34। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.34। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ए पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगा हमारे पास, यहां से यहां तक की वैल्यू 2 है, और ये वैल्यू हमारे पास 1.34 है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.34 मीटर एट सपोर्ट ए। यहां तक की चीज क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ पे आ गया होगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हैं ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम कैरिंग लोड एज शोन इन फिगर एंड लोकेट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ये बीम हमको दी हुई है, इस पर हमको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर लोकेट करना है और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ये क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का था, और ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2004 पे। ये क्वेश्चन हमारा जो आया हुआ है 2004 पे आया है 10 मार्क्स का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने जो बीम बनी है उसको बना लिया, उसके बाद हमको बनाना है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या चाहिए है, रिएक्शंस चाहिए। तो रिएक्शंस निकाल लेते सबसे पहले। तो रिएक्शंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, समीशन Fx इक्वल टू 0। तो Fx तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं है। उसके बाद बात करेंगे समीशन Fy इक्वल टू 0। तो Fy इक्वल टू 0 की यदि हम बात करेंगे तो Fy वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं इस पे, तो Ra प्लस, अब थोड़ी सा फास्ट करेंगे अपन, है ना, पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझा दिया, समझ में आ गया होगा। अब अपन तेजी से करेंगे। तो Ra प्लस Rb, और ऊपर से जो फोर्सेस आ रहे हैं वो क्या क्या है हमारे पास, 20 इंटू डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर, तो 20 इंटू 1, और कौन सा लोड आ रहा है हमारे पास, प्लस 10 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू हमारे पास 20 प्लस 10, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30। तो Ra प्लस Rb इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 30, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी ये। अब यदि हम बात करें तो हम क्या कर लें, मोमेंट किसके अबाउट में जीरो कर लें, मोमेंट ए के अबाउट में। यदि हमने मोमेंट को जीरो कर लिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 20 इंटू 1, ये हो गया हमारे पास लोड, और ये एक्ट कहां करेगा, इसके हाफ में, मतलब 0.5 पे, प्लस 10 इंटू क्या हो जाएगा 3, और यदि इसकी बात करें तो Rb इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, Rb इंटू 2,
तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 RB। तो यदि यहां से हम बात करें तो RB इक्वल टू हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 2, तो RB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 किलो न्यूटन। और RB की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 20, तो RA की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। ठीक है, 10 किलो न्यूटन। यहां से हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए इस पे जो जो फोर्सेस लगे हैं वो हमने लगा दिए। RA की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, और RB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सॉरी RC, इसको C पॉइंट लिख लेना क्योंकि ये वाला पॉइंट C है, इसको C कर लेना। ये वैल्यू है हमारे पास C की, तो RC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 20। ठीक है, RC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 20। उसके बाद जो भी लोड लगे हैं स्क्रीन पर लगा दो। 20 किलो न्यूटन का ये लोड लगा हुआ है, ये लगा हुआ हमारे पास 10 किलो न्यूटन का। नेक्स्ट हमको क्या करना है, लोड निकालना है और एरिया निकालना है और स्लोप निकालना है ना, और फिर शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर हमने लिख दिया एरिया और ये हो जाएगा हमारे पास स्लोप। तो यदि हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे हमारा 20 लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -20 इंटू 1, तो वैल्यू हो जाएगी -20। यहाँ पर कोई एरिया नहीं है, यहाँ पर भी कोई एरिया नहीं है। स्लोप की यदि हम बात करेंगे तो हमारा स्लोप कैसा है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, नेगेटिव और कांस्टेंट है ना वैल्यू, यहाँ भी 20, यहाँ भी, ये पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो 20 पूरे में लगेगा, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव तो है क्योंकि डाउनवर्ड साइड में लग रहा है, तो डाउनवर्ड नेगेटिव और कांस्टेंट स्लोप हो जाएगा। यहाँ पर स्लोप जीरो स्लोप हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो स्लोप हो जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम की, तो शेयर फोर्स डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब हमारा जो शेयर फोर्स डायग्राम है ऊपर उठ जाएगा, कितना 10 से, कितने से 10 से, तो 10 से हमने इसको ऊपर उठा दिया, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 किलो न्यूटन की। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि स्लोप कैसा है, नेगेटिव और कांस्टेंट स्लोप है, एरिया कितना -20, तो +10 -20 कितना जाएगा -10 आ जाएगी वैल्यू इस जगह पर, है ना, इस जगह पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी -10, तो माइनस नहीं लिखेंगे, नीचे है बेसलाइन का, तो 10 हो जाएगी वैल्यू -10, वैल्यू 20, तो 10 -20 इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का 10 जाएगा। और स्लोप कैसा है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप, तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप कुछ इस तरीके से चल जाएगा, ये जाएगा नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कोई भी लोड नहीं है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जीरो स्लोप बन जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू हमारी RC, तो -10 + 20 कितना जाएगा +10, तो ये चला जाएगा ऊपर कुछ इस तरीके से। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी स्लोप नहीं है, तो ये सीधे सीधे से क्या जाएगा, जीरो स्लोप आ जाएगा। और उसके बाद क्या जाएगा वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू 10 और ये है 10 और ये हमारा डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा वैल्यू 0। तो ये बन गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसके बाद फिर से हम क्या कर देंगे, एरिया और स्लोप निकाल लेंगे, एरिया और स्लोप निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा एरिया और ये हो जाएगा हमारे पास स्लोप। तो यदि हम एरिया की बात करें तो ये यहाँ पर यदि बात करेंगे तो ये यहाँ पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पर शेयर फोर्स ने अपना साइन चेंज कर दिया। अब शेयर फोर्स ने अपना साइन चेंज कर दिया, ये वैल्यू भी 10 है, ये वैल्यू भी 10 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यदि इसको x, वैसे तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं, यदि इसको x मान ले तो इसकी क्या हो जाएगी 1 - x। चलो फिर भी बता देते हैं, ये वैल्यू सपोज दैट ये x है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10 डिवाइड बाय 1 - x, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 - x इक्वल टू x, ये हो जाएगा 2x और x की वैल्यू आ जाएगी 0.5, जो कि हमको दिख भी रही थी कि ये दोनों क्या है, सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये क्या हो जाएगी आधी आधी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.5 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.5। ठीक है,
तो यहाँ से हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, शेयर फोर्स डायग्राम क्या है हमारा पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में 1/2 इंटू 10 इंटू 0.5 मतलब 1/2 है ना, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1.2। ऐसे ही यदि यहाँ पर बात करेंगे तो ये वैल्यू अब कैसे हो जाएगी नेगेटिव में, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 1/2 इंटू 10 इंटू 1/2 मतलब 0.5 है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.5 पॉजिटिव और 2.5 नेगेटिव। यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 नेगेटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगी -10, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी +10 इंटू 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +10। स्लोप की यदि हम बात करें तो स्लोप हमारा कैसा है, यहाँ पर हमारा स्लोप किस तरीके से है, ये स्लोप हमारा यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर 10 है, यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई है 0 हो गई है, तो 0 होने के कारण ये कैसा हो जाएगा, पहली चीज तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव है, और स्लोप कैसा है हमारा डिक्रीजिंग स्लोप है ना। तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और स्लोप कैसा है, ये वैल्यू यहाँ पर 0 है, 0 से वैल्यू क्या हो गई है 10, तो ये क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप। उसके बाद यदि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारे ये कांस्टेंट होते क्या हो जाएगा नेगेटिव एंड कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप। अब हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमने ये बना दी बेसलाइन। यहाँ पर हम देखेंगे वैल्यू हमारी कितनी है इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर वैल्यू कितनी है हमारी 2.5, और 2.5 कैसी है पॉजिटिव है, तो वैल्यू हमारी 2.5, सपोज ये हमारी वैल्यू 2.5, तो 2.5 कैसा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने के कारण ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर तो आ जाएगी, अब इसका स्लोप कैसा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप क्या बताया था, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप कुछ इस तरीके से था हमारा, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप कुछ इस तरीके से था हमारा। तो ये कर्व जो हमारा आएगा, कर्व किस तरीके से आएगा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप का, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है -2.5, तो +2.5 -2.5 वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। अब स्लोप यदि हम देखें तो स्लोप कैसा हमारा नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप, तो नेगेटिव और इंक्रीजिंग स्लोप किस तरीके से था हमारा, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप किस तरीके से था हमारा, कुछ इस तरीके से था नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप। तो नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप लगा देंगे हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं वैल्यू कितनी है -10 मतलब यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पर वैल्यू देखेंगे -10, तो -10 वैल्यू यहाँ कहीं पे है हमारी, और ये स्लोप कैसा है नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप किस तरीके से था हमारा, कुछ इस तरीके से, तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप कुछ इस तरीके से जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे से स्लोप जाएगा यहाँ पर ये, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 10 -10। अब यदि यहाँ से हम बात करते हैं तो ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव 10 है, तो पॉजिटिव 10 -10 ये है, -10 + 10 कितना हो जाएगा हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी। और स्लोप कैसा है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप, तो पॉजिटिव और कांस्टेंट स्लोप कैसा होता है इस तरीके से, तो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप कुछ इस तरीके से जाएगा, तो ये हो जाएगा वैल्यू यहाँ पर 0। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव और ये हो गया हमारे पास नेगेटिव, ये बन गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमको लोकेट करना है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, जिस जगह पर हमारा बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। तो बेंडिंग मोमेंट ने अपना साइन चेंज किया, तो बेंडिंग मोमेंट ने जब अपना साइन चेंज किया तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ये पॉइंट क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ये कितनी डिस्टेंस पे है, तो ये ए सपोर्ट से 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम विद अप्लाइड मोमेंट शोइंग फिगर, है ना। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे कि हमको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, और इस बीम पे हमको क्या एक मोमेंट लगा हुआ है ना। सपोज ये मोमेंट हमारा क्या है m0 मान लिया हमने, और ये कैसा है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है। इस पे हमको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ये क्वेश्चन हमारा 2007 में आया था 15 मार्क्स का, है ना। देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है।
सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रिएक्शंस फाइंड करनी पड़ेगी। रिएक्शंस क्या आएंगे, है ना, तो रिएक्शंस देख लेंगे सबसे पहले हम। तो रिएक्शंस कैसे निकाल लेंगे हम, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा के इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाएंगे तो समेशन fx इक्वल टू 0, काम की नहीं है, समेशन fy इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हमारे, ये हो जाएगा हमारे पास RA प्लस RB, और इसमें तो कहीं पे कोई फोर्स है नहीं है तो इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। मोमेंट हमने a के अबाउट में 0 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लॉकवाइज मोमेंट आ जाएगा m नॉट, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, m नॉट क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव में आ गया, और ये RB कैसा मोमेंट क्रिएट करेगा, नेगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा RB इंटू a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब यदि यहां से हम RB की वैल्यू निकालें तो RB की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, m नॉट डिवाइड बाय a प्लस b, और RA की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस m नॉट डिवाइड बाय a प्लस b। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमको सिर्फ क्या करना है, इस पर फोर्स को शो करना है। तो ये हमारा नेगेटिव आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये RA की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आ रही है हमारी, पॉजिटिव आ रही है, तो ये हमारा ऊपर साइड चला जाएगा। वैल्यू हमारी क्या क्या है, वैल्यू RA की वैल्यू क्या है, RA इक्वल टू है m नॉट डिवाइड बाय a प्लस b, और RB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m नॉट डिवाइड बाय a प्लस b, ठीक है। और इस पे लगा हुआ हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट। बस इस पे किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है, तो इस पे हम एरिया और स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है ना, चाहे तो निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा हमारा स्लोप, एरिया और ये हो जाएगा हमारे पास स्लोप, है ना। तो यदि हम देखेंगे यहाँ पर तो कोई एरिया है ही नहीं है ना। स्लोप की भी यदि बात करेंगे तो यहाँ पर भी 0 स्लोप है, यहाँ पर भी 0 स्लोप है। यदि हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएं, हम क्या बनाएंगे, आप सबसे पहले ये तो हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम बनाएंगे शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमने देखा था, क्या देखा था, साइन कन्वेंशन। इस तरीके से यदि हमारा है तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव शेयर फोर्स, और यदि कुछ इस तरीके से है तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव शेयर फोर्स। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो फोर्स है वो कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो हमारा ये वाला किस बन जाएगा, और शेयर फोर्स कैसा बनेगा, डाउनवर्ड साइड में बनेगा, है ना। तो किस अमाउंट की है इसकी वैल्यू, आर ए की वैल्यू क्या है, m नॉट डिवाइड बाय a प्लस b, है ना। तो ये आ जाएगा m नॉट डिवाइड बाय a प्लस b, नीचे आ जाएगा m नॉट, ये वैल्यू हमारी m नॉट डिवाइड बाय a प्लस b। अब यहां से लेकर यहां तक कोई हमारा लोड है नहीं है ना, मूवमेंट के कारण शेयर फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये कैसा बन जाएगा हमारा इस तरीके से। और यहाँ पर हमारी वैल्यू फिर से क्या हमारी पॉजिटिव, ये है हमारी नेगेटिव वैल्यू, फिर ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये हमारा नेगेटिव स्लोप आ गया। आगे यदि हम देखें, आगे यदि हम देखते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं और स्लोप निकाल लेते हैं। एरिया निकाल लेते हैं और स्लोप निकाल लेते हैं। यदि इस वाले पोर्शन की यदि हम बात करते हैं, इस वाले पोर्शन का जो एरिया है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव में, माइनस m नॉट डिवाइड बाय a प्लस b इंटू डिस्टेंस कितनी है a, ठीक है। इस वाले पोर्शन की यदि हम बात करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव में ही जाएगी, m नॉट डिवाइड बाय a प्लस b, है ना, इनटू क्या हो जाएगा ये b, ठीक है। अच्छा, स्लोप कैसा हमारा, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, और ये कैसा है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। बस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं हम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो अच्छे से देखना, यहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर
तो ये क्या है हमारी वैल्यू एम नॉट डिवाइड बाय ए प्लस बी। कैसा है ये नेगेटिव है और कांस्टेंट, वैल्यू कितनी आ रही है इसकी नेगेटिव आ रही है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू यहां कहीं तक आ जाएगी इसकी, जिसकी वैल्यू है हमारे पास एम नॉट डिवाइड बाय ए प्लस बी इंटू ए, और स्लोप कैसा है नेगेटिव एंड कांस्टेंट, नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप हो जाएगा, यहां से यहां तक ये हो जाएगा नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप ये, ठीक है। अब इस जगह पर हमने देखा था कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे कपल का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सेम अमाउंट से यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उतने ही अमाउंट से क्या हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यदि हम बात करते हैं यहां पर, तो एम नॉट ए प्लस बी इंटू ए, ये है नेगेटिव में, और हमारा यहाँ पर लगा है क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना लगा है एम नॉट लगा है, तो एम नॉट मूवमेंट से क्या हो जाएगा बेंडिंग मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पे इसको एम नॉट ए, यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने, तो एलसीएम आ गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस हो जाएगा हमारे पास एम नॉट ए प्लस बी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम नॉट ए प्लस एम नॉट ए प्लस एम नॉट बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, और जो वैल्यू मिल जाएगी हमको इस वाले पॉइंट पर सेम अमाउंट से ऊपर जाने पर ये वैल्यू मिल जाएगी हमको एम नॉट बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। तो जब एम मोमेंट से जब हम ऊपर गए तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम नॉट डिवाइड बाय ए प्लस बी इंटू बी। अब यदि हम यहां पर देखें तो यहां पर भी वैल्यू कितनी है माइनस एम नॉट डिवाइड बाय ए प्लस बी, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव में थी और ये वाली वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू इस जगह पर क्या हो जाएगी हमारी जीरो हो जाएगी। और स्लोप कैसा है नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप है, तो नेगेटिव और कांस्टेंट स्लोप होने का नेगेटिव और कांस्टेंट स्लोप कैसा जाता है हमारा कुछ इस तरीके से, तो नेगेटिव और कांस्टेंट स्लोप कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये वाली हो जाएगी पॉजिटिव, ये वाला डायग्राम हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारा ये क्या बन जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बन जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम ये बन जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम ये बन जाएगा, और ये क्वेश्चन हमको 15 मार्क्स का आया था 2007 पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर बीम हैविंग ओवरहैंग ऑन बोथ साइड से ओवरहैंग है, लोडेड एज शोइंग फिगर। हमको क्वेश्चन पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा 2008 पे 20 मार्क्स का आया हुआ है। ओवरहैंग है बोथ साइड, वन साइड 1 मीटर से ओवरहैंग है और अनदर साइड 3 मीटर से। तो इस क्वेश्चन का हमको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही बनाने के लिए बोला है सर, ठीक है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना है रिएक्शंस निकालनी है। तो रिएक्शंस निकालने के लिए हमको क्या लगानी पड़ेगी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज करनी पड़ेंगी। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम क्या कर लेंगे रिएक्शन निकाल लेंगे। तो रिएक्शंस निकालने के लिए समीशन Fx इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं है, समीशन Fy इक्वल टू 0। तो यदि वर्टिकल फोर्सेस की यदि हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा RA प्लस R, सॉरी यहाँ पर B पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा RB प्लस RC इक्वल टू, ये पूरे में ऊपर रहेंगे तो लोड टोटल में कितने का लगा है 2 का, इसको लोड बना लेंगे तो 2 इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी हमारी 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 12, तो ये क्या हो जाएगा RB प्लस RC इक्वल टू 24 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1। तीसरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है समेशन m इक्वल टू 0। तो किसके अबाउट में मोमेंट 0 कर देते हैं हम b के अबाउट में मोमेंट 0 कर देते हैं। अब यदि b के अबाउट में मोमेंट 0 कर दिया तो इस साइड पूरे में जो लोड लगा हुआ है, पूरे में जो लोड लगा हुआ कितने का लगा हुआ है 2 का लोड लगा हुआ, और ये कैसा रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तो 2 इंटू अब इतनी डिस्टेंस कितनी हमारी 8 प्लस 3 कितनी हो जाएगी 11, तो ये बन गया हमारा लोड, और ये एक्ट कहां पर करेगा 11/2 पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। उसके बाद ये है हमारा सी पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस RC इंटू कितनी डिस्टेंस है हमारी बी तक की 8 है ना। हमने इस वाले
पॉइंट के, इस वाले बी पॉइंट के अबाउट में हमने क्या किया, मोमेंट को जीरो किया हुआ है ना। तो अब यदि हम इसके बाद यहाँ पर देखें तो हमारा ये कैसे घुमा रहा है, इसको ए बी वाला स्पान जो कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज से घुमा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लोड कितना हमारे पास 2 इंटू डिस्टेंस कितनी है, ये पूरा ये बन गया लोड हमारा, और ये एक्ट कहां पर करेगा, हाफ में, तो 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां तक की चीज क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो आगे क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 121 माइनस RC 8RC माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से यदि हम RC की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 8, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 15, मतलब RC की जो वैल्यू आ जाएगी, RC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15, और RB की जो वैल्यू है, RC की वैल्यू को जब हम 15 इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे तो RB की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 24 माइनस 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 किलोन्यूटन। आई थिंक यहाँ तक की चीज क्लियर होगी। ओके, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया कुछ इस तरीके से। तो ये है हमारे पास जो हमने निकाला, ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, RC की वैल्यू आ गई 15, सॉरी RB की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, और RC की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। उसके बाद जैसे जैसे लोड लगे हमने वो लोड लगा दिए यहाँ पर 1 मीटर पर, ये तो पूरा का पूरा 2 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड ऊपर लगा ही हुआ है। ये डिस्टेंस हमारी 1 मीटर की है, ये डिस्टेंस हमारी 8 मीटर की है, और ये डिस्टेंस हमारी 3 मीटर की है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको निकालना है, बनाना है शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने से पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एरिया और स्लोप। तो एरिया और स्लोप निकालते हैं हम। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, ये हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा हमारा स्लोप। तो यदि हम बात करेंगे हमारा W डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है तो वैल्यू आएगी नेगेटिव पे, लोड कितने का लगा है 2 का, और ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2। इसको मैं ब्लैक पेन से देता हूँ ताकि दिखे, विजिबल हो आपको आसानी से। तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, -2 इंटू 8, तो ये वैल्यू हो जाएगी -16। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 मल्टीप्लाई 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी -6, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं स्लोप की, तो स्लोप कैसे हो जाएगा, नेगेटिव और कांस्टेंट, ये भी कैसे हो जाएगा नेगेटिव एंड कांस्टेंट, ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है। शेयर फोर्स डायग्राम यदि हम बना लें तो इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम है इस तरीके से बन जाएगा। नेगेटिव एंड कांस्टेंट, यदि हम बात करते हैं इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम है, शेयर फोर्स डायग्राम इसका किस तरीके से आएगा, तो इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम है, तो हमने देखा था शेयर फोर्स डायग्राम के लिए यहाँ पर जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है -2, तो -2 वैल्यू है, तो -2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी हमको, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगा -2। -2 कैसा है नेगेटिव में, इस वाले पॉइंट पर, तो ये -2 ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये यहाँ पर -2 हो जाएगी वैल्यू -2 नेगेटिव पे। अब ये स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो नेगेटिव और कांस्टेंट स्लोप कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है नेगेटिव और कांस्टेंट स्लोप। अच्छा, उसके बाद वैल्यू है हमारी -2 के बाद ये वैल्यू भी ऊपर जा रही है हमारी, तो पॉजिटिव होके क्या हो जाएगी हमारी 9, तो -2 और +9 कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 7 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगी वैल्यू, तो 7 वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, ये होगी हमारी 7 वैल्यू। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी वैल्यू है 16, तो ये हो जाएगा +7 और -16, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 9, माइनस में क्या आ जाएगी वैल्यू 9, क्योंकि हमारा जो 16 है, 16 कैसा है नेगेटिव है, तो 16 की वैल्यू आ जाएगी 9, तो 7 ही है, तो 9 यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो 9 आ जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके से आ जाएगी हमारी वैल्यू 9। और स्लोप कैसा है नेगेटिव और कांस्टेंट, तो नेगेटिव और कांस्टेंट स्लोप कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा, ये हमारा बिल्कुल लीनियर लाइन है ना,
यदि कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये कर्व दिख रहा है, ये कर्व नहीं है, ये कुछ सीधे सीधे लाइन है बिल्कुल इस तरीके से, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो ये कितना हमारे पास, ये आ गई वैल्यू हमारे पास 9, और 9 के बाद यदि हम देखें तो ये -9 और ये हमारा 15, तो 9 -9 और 15 कितना हो जाना हमारे पास +6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 और ये हो जाएगी हमारे पास 6 आ जाएगी वैल्यू इसकी, तो ये हम आ गए यहाँ पर +6 पर। और +6 के बाद यदि हम बात करेंगे तो वैल्यू है -6 की, और -6 कैसा है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, तो नेगेटिव और नेगेटिव +6 और -6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में। यहाँ तक की चीज क्लियर है, ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा और स्लोप पता करना पड़ेगा, एरिया और स्लोप पता करना पड़ेगा। तो एरिया और स्लोप पता करने से पहले हमको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि ये डिस्टेंस कितनी है, तभी तो हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो यदि ये टोटल हमारा 8 मीटर का है तो इसको हमने मान लिया ये x है, जब ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 8 - x हो जाएगा, है ना। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करने पे हमको वैल्यू मिल जाएगी 7 / x इक्वल टू 9 / 8 - x, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 56 - 7x इक्वल टू 9x, तो ये हो जाएगा 56 इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस में, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 16x, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 56 / 16, इसको कैंसिल कर लेंगे हम 56 / 16, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 3.5, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.5, और ये वाली वैल्यू 8 - x, तो इसको हम 8 से माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.5, है ना। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 4.5 की, और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 3.5 की, ठीक है। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं, हम निकाल रहे थे एरिया, और ये हमारे पास स्लोप। तो एरिया की यदि हम बात करते हैं तो एरिया इस वाले पॉइंट पर जो हमारा एरिया आएगा वो नेगेटिव में, तो नेगेटिव में आ जाएगी वैल्यू, तो क्या हो जाएगी वैल्यू -1/2 इंटू 2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -1। इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 1/2 इंटू 7 इंटू 3.5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, और 3.5 और 3.5 मल्टीप्लाई करते हैं, 3.5 × 3.5 ये आ जाएगी 12.25। इसका एरिया कितना हो जाएगा इस वाले पार्ट का, तो ये आ जाएगी वैल्यू माइनस में 9 इंटू 4.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.5 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 20.25, कैसी आ जाएगी नेगेटिव। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इसके एरिया कितनी हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है इसकी 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9, ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 9 आ जाएगी। 9 कैसे में आएगी पॉजिटिव में, ठीक है। यहां तक की चीज क्लियर है। अब यदि स्लोप की बात करें तो स्लोप कैसा हमारा, स्लोप हमारा यहाँ पर किस तरीके का है, तो नेगेटिव स्लोप तो है, तो नेगेटिव एंड कैसा हमारा इंक्रीजिंग स्लोप है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप है। यदि यहां पर बात करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। यदि यहां पर बात करें तो क्या हो जाएगा नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप। यहां पर यदि बात करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको लिख रहने दे सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमने ये वैल्यू बना ली है, ये हो जाएगा हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए मैंने एक बेसलाइन बना दी, ये बन गई बेसलाइन। इसके बाद हमको पता है वैल्यू कैसी हमारी -1 में, तो वैल्यू हमारी -1 है, तो -1 होने के कारण वैल्यू कहां जाएगी नीचे जाएगी, कितनी नीचे जाएगी -1, ये वैल्यू है -1 की। अब स्लोप कैसा है नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप है, तो नेगेटिव और इंक्रीजिंग स्लोप किस तरीके से बनाया था,
नेगेटिव और इंक्रीजिंग स्लोप कुछ इस तरीके से था हमारा, तो ये जो स्लोप बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप इस तरीके से आएगा हमारा नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है वैल्यू 12.25 है, तो 12.25 हमारी इस पॉइंट में यहाँ कहीं पर मतलब -1 प्लस 12.25 मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 11.25, तो 11.25 वैल्यू यहाँ पर जाएगी पॉजिटिव में, तो ये वैल्यू हो जाएगी 11.25। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, तो पॉजिटिव और डिक्रीजिंग स्लोप हमारा किस तरीके से था, पॉजिटिव और डिक्रीजिंग स्लोप हमारा कुछ इस तरीके से था, तो पॉजिटिव और डिक्रीजिंग स्लोप हमारा इस तरीके का होने के कारण ये स्लोप यहाँ से उठेगा और कुछ ऐसा जाएगा इस तरीके से, तो ये स्लोप में है पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू होगी पॉजिटिव 11.25 और ये वैल्यू हमारी किस तरीके से है, माइनस में है, तो माइनस में तो क्या आ जाएगी -20.25, तो 11.25 माइनस 20.25, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 9, 11.25 माइनस 20.25 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी 9, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू 1, तो ये हो जाएगी हमारे पास 9, तो ये कर्व हमारा यहाँ तक ऐसा जाएगा, और ये हमारे पास कैसा है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप, तो नेगेटिव और इंक्रीजिंग स्लोप कैसा था, ये था हमारा नेगेटिव और इंक्रीजिंग स्लोप, तो नेगेटिव और इंक्रीजिंग स्लोप हमारा इस तरीके से ये आ गया नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप। यहाँ पर वैल्यू कितनी है 9 है। अब 9 के बाद यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये है -9 और ये क्या है हमारे पास +9, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो स्लोप बनना, स्लोप कैसा बनना, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, तो पॉजिटिव और डिक्रीजिंग स्लोप जैसे ये मतलब इस तरीके से पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप हमारा कैसा आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आ गया पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। ये वैल्यू यहाँ पर है हमारी नेगेटिव, यहाँ पर है वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर है वैल्यू नेगेटिव, तो ये बन गया हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब क्वेश्चन पे कहीं पे भी हमको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकालने के लिए नहीं बोला है, लेकिन फिर भी यदि हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकालना चाहें तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आसानी से निकाल सकते हैं। अब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहां पर है इस पर, तो एक पॉइंट ये है हमारा जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है, और एक पॉइंट ये है जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है, तो इन दोनों जगह पे हम निकाल सकते हैं। मैं एक निकाल देता हूं, क्वेश्चन ने नहीं बोला हमको निकालने के लिए, फिर भी एक पॉइंट निकाल सकते हैं अपन, है ना, निकाल देते हैं, यहां पर निकाल देते हैं। तो क्या किया हमने, सपोज ये वाले पॉइंट को निकालना चाह रहे हैं हम, ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, यहां से कितनी डिस्टेंस पे है, तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने इस सेक्शन को कट कर लिया इस वाले पॉइंट से, बीम को यहां से कट कर दिया इस जगह से, तो ये बीम कुछ इस तरीके से दिखेगी, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। नाइन किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ बी पॉइंट पे, ये तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर का पूरे पे लगा हुआ लोड, ये हम आ गए यहाँ पर, ये डिस्टेंस, ये यहाँ पे हमने सेक्शन को कट कर दिया, यहाँ पर हमने मोमेंट ले लिया, ये हमारा x है तो हमने इसको mx बोल दिया, और यहाँ पर ऊपर से लोड लगा क्योंकि हमने इस सेक्शन को काटा। यदि हम इसको इस तरीके से काटते तो इसको इस तरीके से दिखाते, यदि इसको जोड़ेंगे तो पूरा जुड़ जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो हमने सिर्फ इस साइड का सेक्शन लिया, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए आना चाहिए, बनना चाहिए, है ना। ये हमारे पास 2 किलो न्यूटन पर मीटर, तो हमको ये डिस्टेंस नहीं पता, हमको ये डिस्टेंस पता है कितनी है 1 मीटर, ये डिस्टेंस नहीं पता कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो हमने सबसे पहले तो इसको ले लिया, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास x डिस्टेंस है ना, क्योंकि हमको यही वाली डिस्टेंस निकालनी कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास x - 1, तो हमने mx के रिस्पेक्ट में हमने mx इक्वल टू क्या कर दिया, समेशन mx इक्वल टू 0 कर दिया, तो mx इक्वल टू 0 किया, तो mx इक्वल टू 0 करने पे हमको क्या मिल जाएगा 9 इंटू x - 1 प्लस 2 इंटू x/2, ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है, और कुछ तो है नहीं, इस पर इक्वल टू
0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 9x माइनस 9, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, ये वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ पर और कुछ है क्या? ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको क्या मिल जाएगी वैल्यू, यहाँ पे हमारा 9x 9, ये है हमारा क्लॉकवाइज, 9 इंटू एक्स माइनस 1 ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज, और उसके बाद हमारा ये होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स बाय 2। तो इसको लिखेंगे हम 9x माइनस 9, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, यदि हम इसको चेंज कर लें तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम कैल्सी में सॉल्व कर लेंगे, और कैल्सी में सॉल्व करने से हमको जो वैल्यू मिलेगी, वैल्यू क्या मिलेगी हमको, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 1 माइनस 9 प्लस 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी x की, जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू आएगी 7.854, और एक x की एक वैल्यू और मिलेगी, वो वैल्यू है हमारी x की वैल्यू मिलेगी हमको 1.145, ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हमको देखने में समझ में आ रहा है कि हमने इसको यहाँ से कैलकुलेट, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू का x माना, तो ये वैल्यू हमारी 1 से तो ज्यादा होने वाली है, और कितनी ज्यादा होगी, तो ये वैल्यू हमारी 1.145 वाली तो नहीं हो सकती। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 7.854, ये हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें भी हमको शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने को बोला है। एसएससी जेईई 2010 पे 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, एक बीम देके रखा है हमको, क्वेश्चन पे एक बीम देके रखा है। इस बीम पे यदि हम बात करते हैं तो यूडीएल लगा हुआ है हाफ डिस्टेंस पर, यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर है, 4 मीटर की डिस्टेंस पे इस पे क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। और यूडीएल की जो वैल्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो वैल्यू है वो कितनी हमारी 2 किलो न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट इस पे ये 2 मीटर, और देन 2 मीटर के बाद ये बीम हमारी सेफ्टी सपोर्टेड बीम है ना, तो ये है हमारा 2 मीटर। इस तरीके का आपको क्वेश्चन में दिया है, ये वाला पॉइंट हमारे पास ए, ये वाला पॉइंट हमारे पास बी, ये पॉइंट हमारे पास सी, और ये वाला पॉइंट हमारे पास डी। तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे समेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे, समेशन fx इक्वल टू 0, जिसका कोई यूज नहीं है, समेशन fy इक्वल टू 0, तो fy इक्वल टू 0 मतलब हम क्या ले लेंगे, ra प्लस rb इक्वल टू टोटल लोड कितना है इस पर 4 दूनी 8 किलो न्यूटन का है ना, 2 ये है और 4 ये, तो लोड बना लेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास समेशन m a के अबाउट ले लेते हैं 0, मोमेंट a के अबाउट 0 ले लें यदि हम, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 2 इंटू, ये कैसा आएगा क्लॉकवाइज 2 इंटू 4, ये तो हो गया लोड, और कहाँ करेगा ये 4/2 मतलब 2 पर है ना। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा माइनस मतलब इक्वल टू आर पी इंटू वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 8, आर पी इंटू 8, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 8 से कैंसिल, तो आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, आर बी की वैल्यू हो जाएगी 2, एंड आर ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, आर ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो ये हमारा सही। अब यहाँ से हम बना लेंगे इसका शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमको सबसे पहले फिक्स्ड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से जाएगा हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम पर फ्री बॉडी डायग्राम, तो हमने लोड को शो कर दिया फ्री बॉडी डायग्राम पे, जहां पे हमारा आर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, और आर बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इस पर लोड लगा, हमने लोड लगा दिया, कितनी मीटर डिस्टेंस पे लगा 4 मीटर डिस्टेंस पे लगा हुआ है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एरिया और स्लोप निकाल लेना है।
तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया और ये हो जाएगा हमारे पास स्लोप। तो एरिया की यदि हम बात करेंगे तो ये नीचे साइड लगा तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू कितनी मीटर 4 मीटर, तो ये तो हो जाएगा -8। यहाँ पर कुछ नहीं है एरिया, यहाँ पर भी एरिया कुछ नहीं है। स्लोप की यदि हम बात करें तो स्लोप कैसा आ जाएगा नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप हो जाएगा ये, यहाँ पर स्लोप कुछ नहीं। तो शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं आसानी से। शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास क्या है, इस पर वैल्यू ऊपर साइड जा रही है, मतलब हमारा पॉजिटिव 6, तो हमने 6 बना दिया ऊपर, ये होगी वैल्यू 6 के बाद ये क्या है -8, तो -8 मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 6 -8, तो कितने जाएगी वैल्यू -2, तो वैल्यू आ गई 2। और ये कैसा स्लोप है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप, तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप, या क्या नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप। उसके बाद यहाँ पर तो कुछ लोड है नहीं है, तो ये वैल्यू हमारी 2 ही जाएगी, और यहाँ पर भी कोई लोड नहीं है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2, और यहाँ पर 2 वैल्यू, और यहाँ पर ये हो जाएगा -2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 0, तो यहाँ पर जाके वैल्यू हमारी होगी 0। तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव और ये भी हमारा नेगेटिव। यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये वाला पॉइंट हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हमको एरिया निकालने के लिए, तो सपोज दैट ये वैल्यू हमारी x है, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4 - x, ये वैल्यू हमारी x है, तो ये क्या जाएगी हमारे पास 4 - x, तो इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 डिवाइड बाय 4 - x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड बाय x, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3x इक्वल टू 4 - x, तो यहाँ से इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास ये x, ये हो जाएगा x इक्वल टू 4/4, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x इक्वल टू हो जाएगी 1, तो ये x की वैल्यू यदि 1 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। फिर से हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा और स्लोप निकालना पड़ेगा। तो हम एरिया और स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं, एरिया एंड स्लोप। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, ये कैसा है पॉजिटिव है, तो 1/2, बेस कितना हमारा इसका 3, हाइट 6 की, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ये पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में, क्योंकि ये वैल्यू ये जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो कैसा है नेगेटिव है, 1/2 इंटू 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, क्योंकि हमारा बेस हमारा यदि बात करें तो 1 है, हाइट हमारी 2 है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ये इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -4, क्योंकि ये वैल्यू हमारी माइनस में है। ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू ये वाला एरिया कितना है हमारा, ये वाली वैल्यू हमारी 2 है, और इसकी जो ये भी क्या हो जाएगी हमारी -4। यहाँ तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसका स्लोप, तो ये स्लोप कैसा है पॉजिटिव स्लोप है, और पॉजिटिव होने के साथ साथ ये कैसा हो रहा है डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। यहाँ पर यदि बात करें तो नेगेटिव स्लोप है, और कैसा है ये इंक्रीजिंग स्लोप है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो स्लोप कैसा है नेगेटिव एंड कांस्टेंट, और यहाँ पर स्लोप कैसा है नेगेटिव एंड कांस्टेंट। बस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमको वैल्यू पता है, वैल्यू कितनी है इसकी 9, तो 9 वैल्यू यहां पर है सपोज, कैसी है पॉजिटिव। स्लोप कैसा है पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, तो पॉजिटिव और डिक्रीजिंग स्लोप हमारा किस तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप हमारा कुछ इस तरीके से होता है ना। तो ये पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप हमारा या गई वैल्यू 9 तक। अब 9 के बाद वैल्यू कितनी जानी है हमको -1, तो -1, तो 9 और -1 कितना हो जाएगा हमारे पास 8, तो 8 वैल्यू होगी यहाँ पर। और स्लोप कैसा है नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, तो नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप कैसा जाता है हमारा, नेगेटिव और इंक्रीजिंग स्लोप कुछ इस तरीके से होता है, तो नेगेटिव और इंक्रीजिंग स्लोप के कारण ये स्लोप कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना -1। अब -1 मतलब यहाँ पर वैल्यू हमारी कितनी हो गई 8 वैल्यू हो गई। अब 8 से यदि हम जाएंगे तो हमारे ये वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ पर है वैल्यू 4, तो ये क्या हो जाएगा 8 -4, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का 4, तो 4 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ कहीं पे होगी 4 वैल्यू। और ये कैसा है नेगेटिव और कांस्टेंट स्लोप, तो नेगेटिव और कांस्टेंट स्लोप कुछ इस तरीके से होता है, तो नेगेटिव और कांस्टेंट यहाँ से यहाँ तक अभी ये कर्व में है, और यहाँ पर ये वैल्यू कैसी होगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी ये, मतलब है ना नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप की यदि हम बात करेंगे तो ये स्लोप कुछ इस तरीके से आएगा, ये स्ट्रेट लाइन है,
इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ पर वैल्यू 4 और -4, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और स्लोप कैसा नेगेटिव और कांस्टेंट, तो ये स्लोप बिल्कुल ऐसे ही आएगा इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस क्वेश्चन का, पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन पे 10 मार्क्स मिल जाएंगे सॉल्व करने पे। हमको मेन हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है ना, और इसको जितने जल्दी से जल्दी कर पाएंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। यहाँ तक की चीज क्लियर है? ओके।